हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा दिल से भरा राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी फिर से एक बार फिर से तैयार हो ना? तो चलिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे साहब है जो हमने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे और भारत का जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें हमने हिमालय वाला जो पार्ट था वो ख़त्म कर लिया था। और आज हम है जो कल ही हमने मैदान वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था, उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट कर दिया था और पंजाब के मैदान के बारे में कुछ बातें की थी, यानी लगभग पूरी बातें कर चुके थे पंजाब के मैदान की। और अब हम जो है आगे आज अपना गंगा का मैदान पढ़ने वाले हैं, गंगा राजस्थान का मैदान। अब तो देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा दोस्त, और हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुँचेगा। और चलो तो अब बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा सर, हमने कल देखा था अपना, पहले हमने पंजाब का मैदान देखा था ना। हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 पार्टों में बांटा था। एक तो हमने बांटा था साहब, पहला पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, और राजस्थान के मैदान के बाद गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, 4 भागों में बांटा था। और 4 भागों में बांटने के बाद हमने पंजाब के मैदान की बातें की थी। और पंजाब के मैदान में सबसे पहले तो हम सिंधु नदी को देखा था। पंजाब का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी। और सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक कौन? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। अब देखिएगा उसके बाद में पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियों का दोआब बनता है, इसको क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। और जो 2 नदियों के बीच का दोआब, 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं साहब? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। और दोआब में हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था सिंधु और झेलम के बीच का दोआब। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब था वो कौन सा था? अपना सिंध सागर दोआब। और उसके बाद में झेलम और चिनाब के बीच का कौन सा था? चाज दोआब। और उसके बाद में अपना चिनाब और रावी के मध्य का थोजा, वो कौन सा था? रचना अपना दोआब। और रचना दोआब के बाद में आपने देखा था रावी और व्यास के मतलब बीच का कौन था? बीस दोआब। तो इस तरीके से हमने कल दोआब वाली बातें की थी। और एक बात जो पंजाब के मैदान की आखिरी आसेंस बची हुई है वो कौन सी बची हुई साहब? कि पंजाब के क्षेत्र में, ध्यान रखना, पंजाब में भाबर को चौरस कहते हैं। भाबर को क्या कहते हैं साहब? चौरस। इतनी बात ध्यान रखना कि पंजाब में भाबर को चौरस कहते हैं। जो भाबर क्षेत्र होता है उसे पंजाब में क्या कहते हैं साहब? चौरस कहते हैं। अब देखो ये तो बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है साहब? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अब देखिएगा हम अगला मैदान पढ़ते हैं। ये हमारा पंजाब का मैदान कंप्लीट हो चुका था कल। अब हम अगला मैदान पढ़ते हैं अपने राजस्थान का मैदान। तो देखिएगा जो अगला मैदान है वो कौन सा? 2 नंबर, वो है अपना राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। अब देखो राजस्थान का जो मैदान है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इस मैदान का निर्माण 3 नदियों द्वारा होता है। एक तो है अपनी चंबल, एक है अपनी बनास, और एक अपनी कौन सी है? तो एक नदी है अपनी माही। कौन सी नदी है? माही। चंबल, बनास और माही नदियों द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा? चंबल, बनास और माही नदियों द्वारा निर्मित। अब देखिएगा इनमें से 2 नदियां, एक तो चंबल नदी और एक माही नदी, ये दोनों कहां पर बहती है? तो साहब ये बहती है अपनी, दोनों कहां से निकलती है? तो ये दोनों निकलती है मध्य प्रदेश से। लेकिन बनास नदी कहां से निकलती है? सीधे राजस्थान से, यानी राजस्थान की में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। वो वैसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंदर ध्यान में रखना नहीं है, अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। अब देखिएगा इस मैदान में ध्यान रखना, चंबल, राजस्थान में जो चंबल का मैदान, इस तरीके से देखिएगा, ये इस तरीके से अपना राजस्थान का इस तरीके से मैप बनता है साहब, इस तरीके से मैप बनता है। तो यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है, इस तरीके से एक नदी प्रवेश करती है और उस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है चंबल नदी। और यहाँ से यानी खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है इस तरीके से बनास नदी। जो भी किस में जाके गिरती हैं, तो ये बनास नदी भी आके जाके गिरती है अपनी सवाईमाधोपुर जिले में जाके गिरती है चंबल नदी में। और इस तरीके से यहाँ पर करक रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर के किस मैदान का निर्माण करती है? तो राजस्थान के मैदान का निर्माण करती हैं। अब देखिएगा इसमें से कुछ बातें करनी है कि चंबल नदी
चंबल नदी, पता है कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 6 जिलों से बहती है। लेकिन ये राजस्थान के 3 जिलों के अंदर सर्वाधिक मर्दा का क्या करती है साहब? अपर्दन करती है। सर्वाधिक मर्दा का क्या करती है? अपर्दन करती है। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए आपको पूछ लेना कौन सी नदी अवनालिका यानी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती हैं। यानी भारत में सर्वाधिक ये किसके नाम से जानी जाती है? भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती हैं। और ये जो अवनालिका अपर्दन करती है 3 जिलों में करती है। एक तो अपना सवाई माधोपुर है, और एक अपना करौली, और एक अपना धौलपुर। और उसके बाद में तो ये तो वैसे हम नदी पढ़ेंगे, नदी के बारे में उस वक्त कर लेंगे, लेकिन आपको इतनी बातें ध्यान रखनी, चंबल, बनास और माही द्वारा निर्मित मैदान। अब देखिएगा अगली बात, ये जो अपना चंबल का मैदान, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो दोस्त मिट्टी का ध्यान रखना, कौन सी मर्दा? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का एक नाम और दिया जाता है, यानी अल्फी सॉल्स। कौन सा नाम दिया जाता है? अल्फी सॉल्स। तो आपको राजस्थान के मैदान की इतनी बातें ध्यान रखनी है साहब, और ज़्यादा कुछ नहीं राजस्थान के मैदान की, बस इतनी सी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी। किनके द्वारा? चंबल, बनास और माही द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मृदा, जिसे हम अल्फी सॉल्स कहते हैं। और बनास नदी जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, और चंबल नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। वैसे बनास किसकी सहायक नदी है? तो ये अपनी चंबल की एक तरह की क्या है? सहायक नदी है। तो लो जी, आपका कौन सा मैदान था? राजस्थान का मैदान। अब देखिएगा अगला हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? गंगा का मैदान। तो फटाक से आप इनको क्या कर लो साहब? नोट कर लो। अब देखो हम अगला पढ़ते हैं। अब देखो गंगा का मैदान, जो तीसरा था वो कौन सा था? गंगा का मैदान। अब जो ये गंगा का मैदान है, ध्यान रखना ये कितने भागों में फैला है? तो ये भी आगे 3 पार्टों में फैला। कितने पार्टों में फैला है? 3 भागों में फैला है। ध्यान से देखिएगा, यानी गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है वो कौन सा मैदान कहलाता है? गंगा का मैदान। अब देखो इस तरीके से अपनी ये गंगा नदी निकलती है, इस तरीके से ये अपनी गंगा नदी बहती है साहब। यहाँ पर सबसे पहले गंगा जहाँ पहाड़ों में बहती है, वहां पर तो कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। पहले क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उसके बाद में थोड़े थोड़े कौन से पत्थर होते हैं? छोटे पत्थर होते हैं। और उन्हीं छोटों पत्थरों को हम किस नाम से जानते हैं साहब? भाबर। किस नाम से जानते हैं? भाबर। और उसके बाद में गंगा यहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है, और मैदानों में ऐसे 3 भागों में गंगा का मैदान फैला हुआ है। कितने भागों में गंगा का मैदान फैला हुआ है? 3 भागों में। आगे तो ये गंगा अपना जो जल है 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक तो हुगली नदी, और एक आगे अपने बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में नदी मिल जाती है, और आगे जल अपना बंगाल की खाड़ी में गिरा दे। वो नदियों में पड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 जगहों पर। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर गंगा जो मैदान का निर्माण करती है, इसे कहते हैं हम ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान साहब ये बनाता कहाँ पर है? तो ये बनाती है साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर बनाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में है जो ऊपरी गंगा का मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है साहब? तो यहाँ पर मिट्टी ध्यान रखना, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है रेतीली मृदा, यानी रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। और उसके बाद में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा ध्यान रखना, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। 50 से लेकर के कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा क्या होती है साहब? कम होती है। और ये गंगा का सबसे कम उपजाऊ मैदान है, सबसे कम उपजाऊ मैदान है। ये गंगा का सबसे कम उपजाऊ मैदान है। तो पहला भाग मैंने पढ़ाया था इस मैदान का, गंगा के मैदान का, वो कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान, जो कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली मृदा। वर्षा कितनी होती है? 50 से 100, और सबसे कम उपजाऊ अपना ये मैदान है। अब देखिएगा जो 2 नंबर यहाँ पर गंगा मैदान का निर्माण करती है, वो कौन सा? कहाँ से कहाँ तक? तो ये बनता है अवध से लेकर के, अवध से मगध तक, अवध से मगध तक। कहाँ से लेकर के? अवध यानी उत्तर प्रदेश, अवध तो उत्तर प्रदेश में, और मगध कहाँ पर? तो अपना बिहार में। यानी अवध से लेकर के मगध तक अपना जो गंगा के मैदान का यहाँ पर निर्माण होता है, इसे कहते हैं मध्य गंगा का मैदान।
कौन सा कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान। यानी अवध से लेकर के मगध तक कौन सी गंगा का मैदान का निर्माण होता है, तो मध्य गंगा का मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद में साहब यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर मिट्टी ध्यान रखना, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और उसके बाद में यहाँ पर जो वर्षा कितनी होती है साहब, यहाँ पर वर्षा होती है अपनी कितनी, यानी 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। 100 से लेकर के कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। और ये गंगा का इसकी तुलना में क्या है साहब, अधिक उपजाऊ है। यानी ये गंगा का अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब देखिएगा गंगा का जो लास्ट मैदान बनता है, मध्य गंगा का मैदान जो है वो कहां से लेकर, अवध से लेकर के मगध तक, इसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, जलोढ़ मृदा। वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर के 200। और ये अधिक, यानी इसकी तुलना में उपजाऊ क्या है साहब, अधिक। अब देखिएगा जो तीसरा मैदान बनता है यहाँ पर, वो बनता है हमारा पश्चिमी बंगाल में। कौन सा, कहां पर बनता है, पश्चिमी बंगाल में। और इसे कहते हैं हम निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो दोमट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है। और दोमट मृदा का ये एक आगे और नाम है, इसे हम चिकनी मृदा भी कहते हैं। इसे कौन सी मृदा कहते हैं, हमें चिकनी मृदा भी कहते हैं। तो निम्न गंगा पश्चिम बंगाल में बनता है, निम्न गंगा का मैदान, दोमट मृदा यानी चिकनी मृदा पाई जाती है। और वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा सर्वाधिक, यानी वर्षा 300 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 300 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होती है साहब, बारिश होती है। और ये गंगा का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान, गंगा का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान। ये मैंने आपका जो गंगा का मैदान था, मैंने एक ही डायग्राम पर आपको क्लियर किया। मेरे ख्याल से ये भी आपके पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिएगा सबसे पहले गंगा जो है वो आप जानते हो, गंगा कहाँ से, हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। यानी हरिद्वार उत्तराखंड से ये मैदानों में क्या करती है, प्रवेश। वैसे हम जब गंगा को पढ़ेंगे तो मैदान वहीं पर करेंगे साथ, जो है गंगा मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ कहाँ बहती है, तो गंगा नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन एक बार इतनी ध्यान रखनी है कि जो गंगा है, गंगा यहाँ पर जो भाबर क्षेत्र से निकलने के बाद में गंगा मैदान निर्माण होता है, उसे कहते हैं ऊपरी मैदान का निर्माण। कौन सा कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान। ये बनता कहाँ पर है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मिट्टी कैसी, तो कौन सी मृदा है, रेतीली मृदा। और वर्षा पूछ ले तो कितनी है, 50 से 100 सेंटीमीटर। और ये सबसे कम उपजाऊ मैदान है, यानी ये गंगा का सबसे कम उपजाऊ मैदान है। उसके बाद में 2 नंबर जो गंगा का मैदान निर्माण होता है वो कहाँ से, अवध से लेकर के मगध तक, इसे हम कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसे हम गंगा का अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यानी इसकी तुलना में ये जो उपजाऊ ये क्षेत्र क्या है, अधिक है। और उसके बाद में तीसरा मैदान बनता है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। कौन सा कहते हैं, निम्न गंगा का मैदान। और ये बनता, इसे हम यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, दोमट मृदा। और इसे हम कौन सी मृदा भी कहते हैं, यानी ये ज्यादा चिकनी होने के कारण इसे हम चिकनी मृदा कहते हैं। और जहां पर ये नदियों का डेल्टा हिसाब आ गए, क्या आ गए, डेल्टा आ गए, इसलिए यहाँ पर जो मृदा होगी वो कैसी होगी, चिकनी होगी। और इसे हम कौन सी मृदा कहते हैं, दोमट मृदा या चिकनी मृदा। यहाँ पर जो है वर्षा, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। और गंगा का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान, गंगा का सबसे क्या है, ये अधिक उपजाऊ अपना मैदान है। तो लो जी, ये आपके गंगा के मैदान का मैंने आपके डायग्राम सजा दिया। फटाक से गंगा के मैदान का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में हम तीसरा मैदान पढ़ते हैं, कौन सा, अपना ब्रह्मपुत्र का, अपना चौथा जो कौन सा पढ़ेंगे हम अब, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो फटाक से आप इसका क्या कर ले दोस्त, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाक से। उतने में मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी, फटाक से कर लो। तो कर लिया होगा। अब देखिएगा जो हम मैदानों में जो लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, अब हम चौथा पार्ट। और लगाएगा साहब अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान,
ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिएगा साहब, इस तरीके से मैं बना रहा हूं आपका ये भारत वाला ये हिस्सा, इस तरीके से यहां से एक नदी निकलती, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से घूमती हुई यहां पर आपको पता ही है कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो नामचा बरवा। और नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला के पास ही अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पर दरा है, और इस दरे का नाम है साहब यंगयप दरा, यंगयप दरा। और ये यंगयप दरा कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं से ये जो नदी है, ये नदी कहाँ प्रवेश करती है, अपनी भारत में प्रवेश करती है, कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये नदी आगे कहाँ आ जाती है साहब, असम में। कहाँ पर आ जाती है, असम में। पहले तो यहाँ पर बहती है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद में कहाँ आ जाती है, असम में। और ये जो नदी जब असम में आती हैं, यहाँ पर जब नदी असम में आती है, तो असम में आते ही ये नदी है जो पतली पतली संकरी धाराओं में बंट जाती है, पतली पतली संकरी धाराओं में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसे हम रैंप घाटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रैंप घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो पहला पॉइंट जो अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये तो इसके ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र, या फिर हम ना यहाँ पर ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान बोलो, एक ही बात है, ठीक ना, असम का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित, लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी साहब। जो अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, असम का मैदान, ये किससे निर्माण होता है, यानी ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण। अब देखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ही असम में प्रवेश करती है, तो ये पतली पतली संकरी धाराओं में क्या हो जाती हैं, बंट जाती हैं। और यहाँ पर जो है असम के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या लेके आती है साहब, बाढ़ भी लेकर के आती है। इसलिए हम कहते हैं भारत का सर्वाधिक जो बाढ़ वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है, असम। यानी भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ कौन से राज्य में आती है, तो वो भी कौन से राज्य में आती है, असम में। अब देखिएगा, अगली मैं पॉइंट बता रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में पतली धारियों में बंट जाती हैं, जिसे हम रैंप घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रैंप घाटी हम किसे कहते हैं, तो जब ये जो अपनी नदी है, अपनी ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है, पतली पतली संकरी नालियों में बंट जाती हैं, और बंटने के बाद वहाँ पर है जो किसका निर्माण करती है, एक रैंप घाटी का क्या करती है साहब, निर्माण करती है। रैंप घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। और यहीं पर लिख दूं, असम है जो ये भारत का सर्वाधिक बाढ़ वाला राज्य है। सर्वाधिक यानी बाढ़ वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ वाला राज्य भी आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, असम है। कौन सा है, असम। अब देखिएगा अगली बात, ये जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं पर समझ लो आप, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये असम में इस तरीके से जब ये अपनी संकरी धारियों में बैठती है, एक संकरी धारी इधर की साइड निकल गई, एक संकरी धारी इधर की साइड निकल गई, और यहाँ पर भी बीच में संकरी छोटी छोटी धारियाँ इस तरीके से बहती हैं। तो यहाँ पर बीच में ये नदी है जो किसका साहब, समुद्री द्वीपों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। क्योंकि द्वीप कहाँ पर बनेंगे साहब, द्वीप तो वहां पर भी बनेंगे ना जहाँ पर जाने जिसके चारों ओर पानी पानी, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी पानी हो। तो ये उसी तरह के यहाँ पर ये बीच की जो भूमि है, इसके भूमि के चारों ओर इस तरीके से क्या बह रहा है साहब, है पानी बह रहा है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का क्या करती है, ये नदी निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप यानी मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। निर्माण कहाँ पर करती है, असम में। कहाँ पर करती है, असम में, जो 2900 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़े नदीय द्वीप जिसका नाम है मांजुली द्वीप। नदीय द्वीप यानी अर्थात मांजुली द्वीप का
निर्माण करती हैं। आपसे पूछ लेना ये मांजुली द्वीप है साहब, ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है, तो ध्यान रखना इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 2900 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 2900 वर्ग किलोमीटर। देखो इस तरीके से धाराओं में जब नदी बैठती है तो यहाँ पर बीच में जो द्वीप का निर्माण होता है, नदी द्वीप का निर्माण होता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं साहब? मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। लो साहब ये कौन सी थी? हमने ब्रह्मपुत्र असम का मैदान, इस तरीके से नामचा बरवा के पास है, यंगप दरे से ये भाट में प्रवेश करती हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो पतली पतली संकरी धाराओं में बह जाती हैं और यहाँ पर जो है असम में मैदान का निर्माण करती हैं। और संकरी धारियों में बहने बढ़ने के कारण यहाँ पर भारत में सर्वाधिक ये नदी क्या लेके आती है? बाढ़ लाती है। इसलिए भारत का सर्वाधिक बाढ़ वाला आपसे राज्य पूछ ले तो वो भी कौन सा है? असम। और उसके बाद में ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र व इस मैदान का निर्माण किससे हुआ? तो ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्मित। और अगली बात, ब्रह्मपुत्र नदी असम में पतली धारियों में बंट जाती है और जिसे क्या कहते हैं हम? रैंप घाटी। और ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ी नदीय द्वीप अर्थात मांजुली द्वीप का निर्माण करती हैं और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2900 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2900 वर्ग किलोमीटर। यानी इसे धाराओं में बंटने के कारण, इस धाराओं में बढ़ने के कारण इसे बंट गई, तो बीच में यहाँ पर है जो बहुत बड़े नदीय द्वीप का निर्माण हो गया, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो असम में बनाती है। और कौन सी नदी बनाती है? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये लो जी, आपका जो ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान था, वो असम का मैदान भी क्या हो गया साहब? कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें कंप्लीट हुई होगी, तो फटाक से इसका भी क्या करना दोस्त? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। लो साहब, ये जो आपका जो मैदानों वाला भाग था, ये मैदानों वाला भाग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आपको मैदान अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने कल पहले पंजाब को मैदान बताया था, उसके बाद आते ही मैंने आज राजस्थान के मैदान का वर्णन किया, फिर हमने गंगा का मैदान पढ़ा, और अब कौन सा मैदान पढ़ा हमने? ब्रह्मपुत्र असम का मैदान। आपको ये अच्छे से बातें क्लियर हुई होगी साहब। और अब हम अगली बात करते हैं, वो कौन सी बात करेंगे हम? अपनी किसकी? तो प्रायद्वीपीय पठार की। तो कर दूं साहब क्लियर। और अब हम पढ़ते हैं जो तीसरा भारत का भौतिक प्रदेश, और उसका नाम क्या है? तो साहब प्रायद्वीपीय पठार। तो लाओ साहब, अब इसको मैं क्या कर देता हूं अपना क्लीन। अब देखिएगा अगला, प्रायद्वीपीय पठार। पहले मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य सी जानकारी दे देता हूं। पहली बात कि यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। भौगोलिक इकाई है। आपसे पूछ लेना भारत की जो सबसे बड़ी और सबसे जो प्राचीन भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वो कौन सी है साहब? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिएगा, ऊंचाई इसकी साहब, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखना अपना 600 से लेकर के 900 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 600 से 900 मीटर। और उसके बाद इसकी जो लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, तो वो कितनी है? वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब इसकी पूर्व से पश्चिम की दूरी जो कितनी है? पूर्व से पश्चिम, तो ये ध्यान रखना अपना 1400 किलोमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट बात, यह भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है।
और ये भारत की संपूर्ण भौगोलिक इकाई का 48% हिस्सा है। यानी ये भारत की, पूरे भारत का कितना हिस्सा है साहब? 48% का। यानी पूरे जितने भी सब भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र का 48% हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। पहली बात मैंने, यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। यानी ये संपूर्ण भारत के 48% भाग पर फैली हुई है। अगली बात मैंने आपको इसकी ऊंचाई बताई थी, कितनी है? 600 से लेकर के 900 मीटर। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 1600 मीटर किलोमीटर। और अपनी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। अब देखिएगा इसका जो है निर्माण कैसे हुआ। इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण है। किससे निर्माण हुआ है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित। और ये किसका भाग है? तो ध्यान रखना, ये भाग किसका है? तो ध्यान रखना, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। और उसके बाद में अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है साहब? यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। प्राचीनतम भूखंड है। देखिएगा, तो देखो प्रायद्वीप पठार की मैंने सामान्य सी बातें बताई थी। यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर है। और उसके बाद में इसकी उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है, यानी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। यह प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अब देखिएगा हम इससे अगली बातें करते हैं। तो देखिए इतनी सी बातें मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हुई होगी साहब। तो जो मैंने सामान्य से जानकारी थी दी प्रायद्वीप पठार की, ये सामान्य से जानकारी आपको ध्यान में रखनी। पहला, ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर, लंबाई उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। और संपूर्ण भाग के 48% भाग पर फैला। निर्माण इसका ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। भाग किसका? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अब देखिएगा अगली बात। अब देखिएगा अगली बात कि नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी अपने प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। आपको पूछ लेना कि संपूर्ण भारत को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। आगे थोड़ी देर बाद में हम नर्मदाबाद नदी के बारे में, बहुत विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती पूरी बातें बताऊंगा। लेकिन एक बार इतनी ध्यान रखना, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटती है? 2। अब देखिएगा इसका जो 2 पहला भाग है वो है इसका मध्य उच्च भूमि। कौन सा है? मध्य उच्च भूमि। और एक कौन सा है? तो एक भाग है दक्कन का पठार। भारत का जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है? दक्कन का पठार ही है। तो ये दक्कन का पठार। तो ध्यान रखिएगा, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब देखिएगा जो ये प्रायद्वीपीय पठार, ये इस तरीके से अपना, इस तरीके से ये क्षेत्र देखो, ये मैं इस तरीके से अपना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इस तरीके से अपना ये भारत के बीच में यहाँ पर ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सी है? रायसीना की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे उत्तरतम पहाड़ियाँ कौन सी है? रायसीना की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है साहब? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ वो कौन सी पहाड़ियाँ? तो इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ। और ये इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये केरल में। कहाँ पर हैं? केरल में। और उसके बाद में अगली बात करा, यहाँ पर अपनी फैली हुई है गिर की पहाड़ियाँ। पश्चिमतम कौन सी है? तो गिर की पहाड़ियाँ। और ये गिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये गुजरात में। और इधर की साइड में अपनी
राजमाला की पहाड़ियाँ। और ये राजमाला की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजमाला नहीं, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पर है साहब? बिहार। कहाँ पर है? बिहार, यानी सासाराम बिहार के अंदर है। तो ध्यान रहे। और उत्तर से जो दक्षिण है यहाँ पर वो कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये कितने किलोमीटर लंबा है? 1600 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम आपसे चौड़ाई पूछे तो कितनी है? 1400 किलोमीटर। समझ गए ना? ये इस तरीके से। तो इसका जो है यहाँ पर और बीच में अपना इस तरीके से ये क्या फैला हुआ है? यहाँ पर इस तरीके से दक्कन का पठार फैला हुआ। वो मैंने अभी आगे हम जब पठार कर पढ़ेंगे ना तभी बातें करेंगे। एक बार आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो ये नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटती है दोस्त? 2 भागों में बांटती है। एक तो अपनी कौन सी? मध्य उच्च भूमि, और एक कौन सा है? दक्कन का पठार। अब देखिएगा जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है इसकी सबसे उत्तरतम में कौन सी पहाड़ियां? तो रायसीना की पहाड़ियां, जो कहां पर है? दिल्ली। अरे वहां तक रायसीना के पहाड़ियां तक आगे बताऊंगा, अभी अरावली भी जाती है वहां तक। और उसके बाद में गिर की पहाड़ियां, जो कहां पर है? गुजरात। और उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियां, जो कहां पर है? बिहार, यानी जो सबसे पूर्वोत्तम में है। और उसके बाद में सबसे दक्षिणतम में कौन सी? तो इलायची की पहाड़ियां, जो कहां पर है दोस्त? केरल में। कहां पर है? जो केरल में। तो एक बार इतनी सी बातें हुई, तो इतनी सी बातें आप फटाक से इन चीज को क्या कर ले दोस्त? नोट कर ले। और फिर पढ़ते हैं हम इसका उपविभाजन, यानी प्रायद्वीप पठार का उपविभाजन। तो एक बार फटाक से चीजों को क्या करते हुए चले? नोट करते हुए चले। अब देखो, उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? उच्चावच के आधार पर हमने प्रायद्वीपीय पठार को तो 2 भागों में। तो देखिए किस तरीके से है, यानी उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा है। बांटा है। देखिएगा, उच्चावच के आधार पर हमने प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो क्या है साहब? मध्यवर्ती पहाड़ियां, मध्यवर्ती पहाड़ियां। और एक कौन सा भाग है? तो एक है अपने पठार। कौन से पठार? यानी मध्यवर्ती पहाड़ियां, और एक क्या है? अपने पठार। एक तो मध्यवर्ती पहाड़ियां और एक क्या है? पठार। तो उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो मध्यवर्ती पहाड़ियां और एक पठार। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर भारत का एक छोटा सा मैप बनाता हूँ और उसमें मैं आपको पहाड़ियों की स्थिति डिफाइन करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, या फिर अपना 1 मिनट, यानी अपना यहीं पर कर देता हूँ साहब, ये जो यहाँ पर कर देता हूँ, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, और एक अपना कौन सा है? पठार। अब देखिए यहाँ पर कर देता हूँ। इस तरीके से आप भारत वाले हिस्से को इस तरीके से अपना ध्यान रखिएगा साहब। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ किस तरीके से, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में बताऊँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या फैली हुई, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अभी मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो कहाँ से, खेड़, ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से लेकर के यहाँ पर रायसीना की पहाड़ियाँ जो दिल्ली तक जाती है, 692 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो अधिकांश भाग है वो राजस्थान में है, यानी गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और आगे दिल्ली तक जाती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था किसकी पहाड़ियाँ थी दोस्त, गिर की पहाड़ियाँ था। किसकी पहाड़ियाँ थी, गिर की पहाड़ियाँ। और यहीं पर कुछ पहाड़ियाँ इस तरीके से फैली हुई हैं, इसे हम कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर इस तरह के मध्य भाग में यहाँ पर पहाड़ियाँ फैली, इन्हें कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल की
पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। और विंध्याचल की पहाड़ियों के बाद में यहाँ पर और पहाड़ियाँ फैली हुई है और इन्हें हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं हम? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में अगली जो बात आती है वो यहाँ पर आती है साहब इस तरीके से, अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ फैली हुई। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर है ये कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है यहाँ पर? ये पश्चिमी घाट। और यहीं पर इस तरीके से पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है ये इस तरीके से पहाड़ियाँ फैली हुई है और इन्हें हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये जो घाट है, ये इधर वाला घाट कौन सा है? तो ये पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। अब देखो यहाँ पर ये क्षेत्र इतना सा जो बचा हुआ है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम दक्षिणी घाट कहते हैं। दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट। अब देखिएगा ये इस तरीके से मैंने बताई थी। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या फैली हुई है? ये अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद में यहाँ पर मध्यवर्ती में क्या फैला? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। और विंध्याचल के नीचे यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बाद में यहाँ पर देखो ये कौन सी? अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ। और यहीं पर अजंता, यहाँ पर ये जो घाट है ये कौन सा घाट कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो पहाड़ियाँ फैली हुई कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यही जो घाट फैला हुआ है इस तरीके से इसे कहते हैं हम पूर्वी घाट। कौन सा घाट कहते हैं? पूर्वी घाट। और ये अपना इधर वाला कौन सा घाट हो गया दोस्त? दक्षिणी घाट। कौन सा घाट हो गया? दक्षिणी घाट। यहीं पर ध्यान रखना, इन विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ के बीच में अमरकंटक से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है साहब? नर्मदा नदी। यहीं पर अपनी बहती है कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी अपनी कौन सी पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो विंध्याचल की पहाड़ियों और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच। और उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर एक और नदी बहती है, उसका नदी का नाम है अपना सतपुड़ा। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और अजंता एलोरा की पहाड़ियों के बीच में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी। लो जी, इतनी सी बातें आपको अच्छे से क्या हुई होगी? क्लियर हो गई। यानी उच्चावच के आधार पर जो अपना प्रायद्वीपीय भाग है, यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको दो भागों में बांटा है, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ियां और एक क्या है? पठार। पहले मैंने आपको ये क्या बताया साहब? मध्यवर्ती पहाड़ियां बताइए। कौन कौन सी? तो पहले यहाँ पर देखो ये अरावली की पहाड़ी फैली हुई है और उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से विंध्याचल की पहाड़ियाँ फैली हुई है और उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई है और उसके बाद में यहाँ पर ये कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी बहती है? अपनी नर्मदा नदी। और यहाँ पर नीचे नीचे अपनी कौन सी? अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ। ये कौन सा घाट है? तो कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये यहाँ पर नीचे वाला कौन सा घाट है? दक्षिणी घाट। और पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई? यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये अपना घाट कौन सा है? तो दोस्त पूर्वी घाट। कौन सा है? पूर्वी घाट। और यहाँ पर आप जानते ही हो कुछ पहाड़ियाँ और फैली हुई है जिसे मैंने बताई थी, वहाँ पर बता दी, याद है? हिमालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिकी, रेगमा और थरेल। ये मैंने आपको बात हिमालय वाले क्षेत्र में बता दी थी। तो ये लीजिए जी, आपको मैंने पहाड़ियों का एक डायग्राम अच्छा से सजाया। फटाक से आप इसको क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बारी बारी से पहले अरावली को पढ़ेंगे, फिर हम विंध्याचल की पहाड़ी को पढ़ेंगे, फिर हम सतपुड़ा की पहाड़ी को पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ी बहुत अजंता एलोरा की वर्णन करेंगे, फिर हम पश्चिम घाट को पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी घाट को पढ़ेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों को पढ़ेंगे, पूर्वी घाट को पढ़ेंगे। तो इनको हम सबको हम अलग अलग बारियों में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार तो आप इसका फटाक से क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से और उसके बाद में हम अगली बात करते हैं। कर दूं क्लीन? अब देखो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो साहब मध्यवर्ती पहाड़ियों में ही अरावली की पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ियों में लगा लो आप अरावली की पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ी में पहले हेडिंग लगा लेता हूं अपनी मध्यवर्ती की पहाड़ियां। और मध्यवर्ती की पहाड़ियां में यहां पर सबसे पहले कौन सी पहाड़ी पढ़ा रहा हूं आपको? अरावली की पहाड़ियां। एक ही स्लाइड पर पूरी की पूरी चीज को दर्शाने वाला और डायग्राम से देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं इस तरीके छोटा सा एक भारत का फिर से मैप बनाता हूं।
ये लो इधर वाला राजस्थान वाला हिस्सा। यहां पर ध्यान रखना आपका नीचे कौन सा सागर है, तो अरब सागर। साहब कहते हैं कि जो अरावली की जो हमारी उत्पत्ति हुई थी वो कहते हैं अरब सागर से हुई। कहां से हुई थी, अरब सागर से हुई। लेकिन अरावली यहां पर है जो धरती के अंदर अंदर चल रही है साहब। कहां पर है, नहीं यानी भूगर्भ के अंदर अंदर चल रही है। लेकिन अरावली सबसे पहले भूगर्भ के ऊपर कहां पर दिखाई देती थी, यहां पर गुजरात में दिखाई देती है। और गुजरात में कौन सा हिस्सा पड़ता है, यहां पर गुजरात में दिखाई देती है। और ये गुजरात में हिस्सा पड़ता है यहां पर खेड़ बर्मा। कौन सा हिस्सा पड़ता है, खेड़ बर्मा। और ये खेड़ बर्मा है कहां पर, पालनपुर जिला गुजरात, पालनपुर गुजरात। तो ध्यान रखिएगा अरावली पहले यहां पर अरब सागर से निकलती है, लेकिन यहां पर ये अरब सागर में कहां पर है साहब, यहां पर भूगर्भ में है। कहां पर है, भूगर्भ में। और पहली बार दिखाई देती, पहली बार भूगर्भ के ऊपर दिखाई देती है, गर्भ के ऊपर दिखाई देती है। पहली बार भूगर्भ के ऊपर कहां पर दिखाई देती है, खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से। कहते हैं साहब जो अरावली है इसकी, अरावली की उत्पत्ति अपने अरब सागर से हुई, इसलिए इस अरब सागर को हम कहते हैं अरावली का जनक। आपसे पूछ लेना अरावली का साहब जनक किसे कहते हैं, तो अरावली का जनक कहते हैं हम किसको, अपने अरब सागर को। उसके बाद में अरावली यहां से आगे गुजरात से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के बाद में राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की होते होते हुए आगे कहां जाती है, गुजरात। और गुजरात से ऊपर की तरफ यहां पर रायसीना की पहाड़ियों तक, रायसीना की पहाड़ियों तक। और ये रायसीना की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो ये रायसीना की पहाड़ियां हैं साहब दिल्ली। कहां पर है, दिल्ली। लो जी मैंने अरावली की सामान्य सी बातें बताई। पहले अरावली की उत्पत्ति कहां से होती है, तो अरब सागर से, इसलिए अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं, जनक। यहां से लेकर के जो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात में सबसे पहले ये भूगर्भ पर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर यानी भूगर्भ के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कहां पर है, ये सब भूगर्भ के अंदर है। उसके बाद में आगे कहां तक गई है, तो रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक गई है। और इसकी जो लंबाई है कुल, वो लंबाई ध्यान रखना, वो लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। ध्यान रखना यहाँ पर कितने राज्यों में फैली हुई, तो 3 राज्यों में। कितने राज्यों में, 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पहला यहाँ पर देखो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली। तो लिख दूं पहले यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, अपना हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक अपना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। अब देखिएगा अगली बात, सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। और है कहां पर वो गुरु शिखर, तो वो राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान में सिरोही जिले में। कहां पर है, सिरोही जिले में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, अपनी 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, सबसे ऊंची चोटी। तो वो कौन सी है दोस्त, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। और ये है कहां पर, तो गुरु शिखर राजस्थान में। कौन से जिले में, सिरोही में। कौन से में, सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है साहब, 1722 मीटर। आपको कहीं पर 1786 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर के ऊपर। इस मंदिर को काउंट कर लिया जाए ना, तो फिर इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 1786 होती है। वरना इसकी ऊंचाई कितनी है साहब, 1722 मीटर है। और है कहां पर ये गुरु शिखर, तो सिरोही, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। और अरावली की वो सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, अरावली की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यहां पर लिख दूं सेकंड, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, शेर। कौन सी है, शेर। और ये शेर भी कहां पर है, सिरोही में है। शेर भी कहां पर है, सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर। अब देखिएगा मैंने अरावली का इतना अच्छा डायग्राम सजाया है। और अरावली जो सर्वाधिक पूछ लेना, अरावली सर्वाधिक कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। कितना % भाग राजस्थान में है, 80% भाग, यानी 550 किलोमीटर। ये कहां पर है साहब, राजस्थान में। राजस्थान के भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन अदा करती है, तो अरावली। लेकिन हमने भारत के क्षेत्र में हमने इतनी अरावली को पढ़ना है। तो देखिएगा अरावली की पहाड़ियां,
अरब सागर अरावली का क्या कहलाता है? जनक। अरावली की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अपने अरब सागर से। खेड़, बर्मा, पालनपुर गुजरात से यहाँ पर राजस्थान सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देती है? पहली बार भूगर्भ पर दिखाई देती है। और उसके बाद में आगे कहाँ तक जाती है? रायसीना के पहाड़ियाँ दिल्ली तक जाती हैं। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कितने राज्यों में फैली है? 3 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसका 80% भाग यानी 550 किलोमीटर ये कहाँ पर फैली हुई है? राजस्थान में फैली हुई है। और उसके बाद अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। और उसके बाद में सेकेंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शेर, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। वो भी कितने? 1597 मीटर। लो जी, ये हमारी जो अरावली की बातें थी वो अरावली की बातें क्या हो गई? कंप्लीट। वैसे ये राजस्थान को जो 2 भागों में आपको पूछ लेना, राजस्थान को 2 भागों में कौन बांटती है, तो भी ध्यान रखना राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। भागों में बांटती हैं तो 2 भागों में बांटने वाली भी कौन सी है साहब? अपनी अरावली है। कौन सी है? अरावली। तो एक बार इतनी की चीजों का आप क्या कर लो दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाक से आप इतनी सी चीजों का क्या कर ले दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिएगा, आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। कल मैं आते हैं आपको सबसे पहले कौन सी पढ़ाऊंगा? विंध्याचल वाली पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में हम सतपुड़ा, और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू पहाड़ियों को करते जाएंगे। और उसके बाद में हम पठार पढ़ेंगे। तो देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और यूँ ही हमारे साथ बने रहेगा। और एक बात, जो आखिरी बात आपको कह रहा हूँ, सुनिएगा, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए ये वक्त ठहरता, ना दोस्त किसी के लिए। अपने दिल को यूं ना दुख दे इस जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ यूं ही चलता चल, यही बेहतर है एक आदमी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।